गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ाऊंगी। मैं हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का कवर करने वाली हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ जाए सारा का सारा चैप्टर। साथ में इंपॉर्टेंट सारे कीवर्ड्स मैंने एनसीईआरटी के इसमें यूज कर लिए हैं, तो एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। इससे इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, वहां से मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं यार पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग में आपका पूरा चैप्टर 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 मेजर हेडिंग्स में डिवाइडेड है। वही मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके अलावा आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, तो बस आपको ध्यान से मेरी बातें सुनते हुए चलना है। पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूं। तो होता क्या है, इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों पावर को शेयर करना इंपॉर्टेंट है। किसी एक इंसान के हाथ में या किसी एक पर्सन के हाथ में पावर क्यों नहीं देनी चाहिए, या किसी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पावर क्यों नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए हमें 2 कंट्रीज का एग्जांपल्स दिया है, जिसमें एक कंट्री ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से पावर शेयर कर ली, जिस वजह से वो कंट्री हार्मनी एंड पीस में रहने लगी, और एक कंट्री ऐसी थी जिसमें इतना ज्यादा डोमिनेंस हो गया क्योंकि पावर नहीं शेयर करी। केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, मेजॉरिटीज ने सारी पावर रख ली, कि जितने भी माइनॉरिटीज थे वो इतना ज्यादा एलिनेटेड फील करे कि उन्होंने अपने वेपन्स उठाए और सिविल वॉर में निकल गए। तो ये 2 एग्जांपल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप सीख पाओगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। ठीक है, एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। सबसे पहली हेडिंग पे बात करते हैं, दैट इज एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो शुरू करते हैं यार एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम से। अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा? एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब सिंपल है, यानी कि जब लोग सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप बना लेते हैं ना, उसको एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब ये सिमिलैरिटीज क्या क्या हो सकती है? सिमिलैरिटीज हो सकती है उनकी लैंग्वेज में, सिमिलैरिटीज हो सकती है उनकी हिस्ट्री में, सिमिलैरिटीज हो सकती है उनकी भाषा में या फिर उनके पहनावे में। तो जब इन सब के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे जब ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको हम एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब वैसे ही हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, तो यार ध्यान से सुना। बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है, एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम अपने जो बॉर्डर्स है उसको 4 मेजर कंट्रीज के साथ शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये स्टेट्स हैं उसके नेबरिंग स्टेट्स। इसको याद करने के लिए ये हैक मैंने लिखा है, दैट इज एलजी फैन। एलजी फैन में क्या हुआ? लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। अब ये जो कंट्री है ना, ये मेजर 2 प्रोविंस में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है आपका फ्लेमिश रीजन, जहां पे रहते हैं डच स्पीकिंग लोग, और उनका पॉपुलेशन कितना है? वो कितने हैं? 59% है। अब जो आपका दूसरा रीजन है, दैट इज वेलोनिया रीजन, वहां पे रहते हैं आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग, और वो कितने हैं? 40%। अब बचा हुआ जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अपने बॉर्डर्स को जर्मनी के साथ भी शेयर करता है। तो वहां से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं, कुछ जर्मनी से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये तो बात हुई कंट्री की, यानी ऑल ओवर ब्रुसेल कंट्री में हमने समझ लिया कि जो हमारे डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि वो कितने हैं? 59%, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में है। लेकिन जब इनकी कैपिटल सिटी की बात करें ना, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है, अगर इनकी कैपिटल सिटी की बच्चों मेरे बात करें, तो ये जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, यहाँ पे पूरा का पूरा सीन उल्टा है। यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है, जो कि कंट्री में क्या है? माइनॉरिटी में। फ्रेंच लोग यहाँ पे 80% है, बल्कि डच स्पीकिंग 20% है। अब यही जो डिफरेंस है, यही जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, इनकी आपस में किसी ना किसी वजह से टेंशन रहती है। अब इनके बीच में टेंशन का रीजन क्या है? पहला तो यही रीजन है कि यार कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। लेकिन सबसे पहला रीजन पता है क्या है? वो ये है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना, जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, दिख रहे हैं ना ये 40% जो फ्रेंच पीपल हैं, यार ये लोग हैं तो माइनॉरिटी में कंट्री में, लेकिन ये लोग पैसे वाले बहुत हैं। दे आर वेरी रिच, दे आर एलीट, पावरफुल। अब पैसे के साथ साथ पावर आती है, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसी वजह से इन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे से अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला। तो इस बात से डच स्पीकिंग लोगों को परेशानी होती है कि उन तक वो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत देर से पहुंचा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है सबसे पहले वही तो इन सब चीज़ों को फायदा लेता है। तो सेम डच लोगों को ऐसा फील हुआ कि उन बेचारों के पास ये सारी की सारी चीज़ें बहुत लेट में जाकर के पहुंची। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो इनका कैपिटल सिटी है। मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेंच पीपल अमीर हैं, फ्रेंच लोग सारे अमीर हैं, तो वो पॉपुलेशन में कम, लेकिन अमीर हैं इसलिए पावरफुल है। अब वो तो वैसे ही डोमिनेट कर रहे हैं इतनी भारी पॉपुलेशन को, डच ज्यादा होने के बाद भी क्या हो रहे हैं? बेचारे डोमिनेट हो रहे हैं।
इसी वजह से जो इनका कैपिटल सिटी है बेटा, वहां पे तो फ्रेंच की पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा है, वो 80% है, तो वहां तो कंडीशन इनकी और ज्यादा सीवर है। और ज्यादा सीवर कंडीशन क्यों है इनकी? क्योंकि वहां पे फ्रेंच 80% है, यानी वहां पे जो बेचारे हमारे डच लोग हैं वो और ज्यादा डोमिनेटेड फील करते हैं, उनको लगता है कि उन तक बेचारों तक एजुकेशन और ये सब पहुंचती नहीं है। तो ये है मेजर इनके बीच में टेंशन का रीजन, ठीक है। उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी फ्रेंच के पास बहुत पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। ये बेसिक सी बात है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, सिंपल सी बात है। ब्रूसेल एक कंट्री है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फ्लेमिश हो गया, वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में रहने वाले लोग सारे डच बोलते हैं, वेलोनिया में रहने वाले लोग सारे के सारे फ्रेंच बोलते हैं। सिंपल बात है, पूरे के पूरे कंट्री में आपके डच बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी टेंशन चलती रहती है। बस अभी तक हम इसे यहीं तक ही पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं यार श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की। जैसे कि बेल्जियम की कंट्री के बारे में पढ़ा, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका सबको पता है एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया के बिल्कुल साथ में, आपने हमेशा देखी होगी मैप में। इसको एक टीयर ड्रॉप कंट्री भी बोलते हैं, ऐसे ड्रॉप जैसा दिखता है। ये इसमें भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग इसमें भी रहते हैं। अब यहाँ पे ना मेजर 2 तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो सिन्हालीज बोलते हैं, यानी सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो कि 74% है, और एक है बच्चों तमिल बोलने वाले लोग जो 18% है। अब जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि वो 74% है, और तमिल 18 है, तो वो माइनॉरिटीज में है। अब जो भी सिन्हालाज है ना, जितनी सिन्हाला भाषा बोलते हैं, वो सारे के सारे मेजरली आपका बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। और जो तमिल्स हैं, तमिल्स का कोई फिक्स नहीं है, तमिल्स दोनों हैं, वो मुस्लिम्स भी हैं और वो हिंदूज भी हैं, यानी वो तमिल्स दोनों रिलीजन फॉलो करते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जो आपके ये तमिल है ना 18%, इसमें 2 तरीके के तमिल लोग हैं। 2 तरीके के तमिल लोग कौन से हैं? पहले हैं वो लोग जो है श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो वहीं के नेटिव्स हैं, वहीं से ही वो सदियों से अपने श्रीलंका में ही रह रहे हैं। दूसरे हैं बच्चे आपके इंडियन तमिल्स, जिनके 4 फादर्स को ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे प्लांटेशन के काम के लिए, कि तमिलनाडु से उठा करके कि भाई चलो, कहाँ चलो? श्रीलंका में चलो, प्लांटेशन काम के लिए मजदूर बना करके लेकर के आए थे। ये सारे के सारे कौन है? इंडियन तमिल्स। ये है 5% और श्रीलंकन तमिल्स हैं 30%। ठीक है, आपको समझ आया? क्या बोला मैंने? सिन्हालीज हैं 74%, वो हैं आपके मेजॉरिटी में। दूसरे हैं तमिल्स, वो है 18% आपके माइनॉरिटी में है। तमिल आपके 2 तरीके के हैं, इंडियन तमिल, आपके श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल कौन? जिनके 4 फादर्स को लेके आया गया। आपके दूसरे श्रीलंकन तमिल्स कौन? जो वहीं के नेटिव्स हैं। जितने भी सिन्हालाज हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मोस्टली सिन्हालाज बुद्धिस्ट हैं। आपके मोस्टली तमिल्स क्या करते हैं? हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, कोई पता नहीं है कितने हिंदूज है कितने मुस्लिम्स है। इसके अलावा उस कंट्री में ना 7% बच्चों क्रिश्चियन भी रहते हैं, 7% क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, यानी उनका रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वो दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, सिन्हालास भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एथनिक कॉम्पोजिशन इन श्रीलंका। ये अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क का तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी दोनों चीजें। तो हमने दोनों कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। याद है जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 2 कंट्रीज थी। एक ऐसी थी जो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी, जिसने बिल्कुल भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, अपनी डाइवर्सिफिकेशन या अपने डाइवर्स कल्चर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, और फाइनली उसको सिविल वॉर में उतरना पड़ा। तो श्रीलंका आपकी वही एक कंट्री है जो अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन को, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के गैप को फुलफिल नहीं कर पाई, अपने इन डिफरेंसेस को क्या नहीं कर पाई? रिजॉल्व नहीं कर पाई। हुआ क्या था कि 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। अब उस वजह से क्या हुआ कि भाई ऑफ कोर्स अब कोई कंट्री आजाद होती है तो क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट क्यों बनती है? कंट्री को रन करने के लिए। तो क्योंकि बच्चे सिंहाला पीपल मेजॉरिटी में थे, तो इवेंचुअली सरकार भी क्या हो गई? सिंहाला लोगों की बन गई। सिंहाला पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। उन्होंने दूसरी चीज क्या करी कि 1956 में इन्होंने लॉ ही पास कर दिया कि आज से ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में कौन सी हो जाएगी? सिंहाला। दे डिक्लेयर सिंहाला एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये तो बहुत गलत हो गया भाई, क्योंकि तमिल भी तो है ना जो 18% कंट्री में रह रहा है। तुम अगर सिंहाला को ही केवल लैंग्वेज के लिए डिमांड करोगे कि सिंहाली आज से ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो तमिल लोगों को भी तो बुरा लगे ना कि भाई उनकी भी तो कोई लैंग्वेज है। मैं कल को कोई भी गवर्नमेंट आए और इंडिया में बोल दे कि केवल हिंदी बोलो, तो साउथ इंडियन पीपल भी हैं जिनकी अलग लैंग्वेजेस है, पंजाबी लोगों की अलग लैंग्वेजेस है। तो ऐसा ही यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने क्या किया, अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट बना ली, फिर उसके बाद बोल दिया कि भाई
आज के बाद से तो केवल सिंहाला ही बोला जाएगा, वही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। थर्ड क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी निकाल दी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब समझते हो कि किसी को प्रेफर करना, यानी इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज पोजीशन थी, उसमें केवल उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देने लग गए जो सिंहालीज हैं, जो सिंहाली भाषा बोलते हैं, और उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। अब चाहे तमिल लोग कितने भी ज्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, बट सिंहाली पीपल यूज्ड टू गेट द प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज। और लास्ट में था बुद्धिज्म। उन्होंने ये बोला कि अब से वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे। बुद्धिज्म जो कौन फॉलो करते थे, सिंहाली पीपल, वो क्या करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। तो उन्होंने बोला अब से वो बुद्धिज्म को क्या करेंगे, ऑल अक्रॉस द कंट्री प्रमोट करेंगे या उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये सब चीजें अगर हुई तो भाई जो 18% हमारे तमिल्स थे वो बहुत ज्यादा उनके अंदर ऐसा फील हुआ कि हम तो एलिनेटेड हो गए, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारे हिसाब से तो कंट्रीज में लॉ बन ही नहीं रही है, मेजॉरिटी ये दबदबा हमारे ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। तो हुआ क्या था, नेक्स्ट मैं बताती हूँ। अब क्या हुआ, एक एलिनेशन की फीलिंग आई तमिल्स के अंदर। जितने भी सिंहाला लीडर्स थे ना, उनको मतलब तमिल्स को ऐसे लगने लग गया कि जितने भी सिंहाला लीडर्स हैं वो हमारे इश्यूज को लेकर के बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, हमारे कल्चर को लेकर के, हमारी लैंग्वेज को लेकर के उन्हें इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, उनको ये लगने लग गया कि यार हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, केवल और केवल खुलेआम इनइक्वालिटी हो रही है। सिंहाला स्पीकर जो सिंहाली भाषा बोलते हैं उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स एंड ऑफर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हुआ, डिस्क्रिमिनेटेड लगा उन्हें कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, केवल सिंहाली पीपल ही है जिन्हें ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये सब होने के बाद एक रिएक्शन आएगा। अगर तुम किसी को अननेसेसरी सप्रेस करोगे तो वो कम्युनिटी क्या करेगी, अपने लिए आवाज उठाएगी, और यही किया तमिल लोगों ने। जितने भी तमिल्स थे यार, उन्होंने मिलकर के पार्टीज और स्ट्रगल लॉन्च करे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई अगर सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती है तो हमारी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। वो उस चीज के लिए भिड़ गए। दूसरा, उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या करो, रीजनल ऑटोनॉमी दो, हमें हमारी खुद की पावर्स दो कि हम खुद के डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, ऐसा वो वहां पे बोलने लग गए। तीसरा, उन्होंने बोला कि भाई हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे सिंहाला बोलने वाले लोगों को ही केवल जॉब्स मिलेगी, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो गवर्नमेंट में। इस तरीके की वहां पे बातें चलने लग गई। और 1980 में तो इतना बुरा हाल हो गया कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहां पे वो ये डिमांड करने लग गए कि हमें चाहिए तमिल ईलम, यानी कि एक सेपरेट स्टेट करो, हमारा एक पूरा का पूरा स्टेट ही अलग से कर दो। ये वहां पे उस समय लड़ाई चलने लग गई थी। ये था तमिल का रिएक्शन। वो बहुत ज्यादा उस समय पे क्या हो गए थे, एलिनेटेड फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे और इक्वल राइट्स डिमांड कर रहे थे। तो ये हुआ और आखिरी में इतना बुरा कंडीशन हो गया बच्चों कि इन लोगों को सिविल वॉर के थ्रू जाना पड़ा, यानी कंट्री में सिविल वॉर हो गया। इनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गया। कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका कहीं ना कहीं अपने डाइवर्सिफाई कल्चर को या डाइवर्स कल्चर को एकोमोडेट नहीं कर पाया, सही से संभाल नहीं पाया। मेजॉरिटीज़ के हाथ में सारी पावर दे दी, माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचा नहीं। इस वजह से कंट्रीज़ में सिविल वॉर लॉन्च हो गया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये सारे पॉइंटर्स हैं, आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब आपको एक बात बताई थी मैंने कि जो कंट्री क्या कर लेती है, अपने डिफरेंसेस को समझ लेती है और उसको समझने के बाद एक ऐसा लॉ पास करती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चेंजेस करती है ताकि वो पीस और हार्मनी से रह पाए, पावर को बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर करती है। एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, वो है आपकी कंट्री बेल्जियम। यानी कि अकोमोडेशन, उन्होंने कैसे अपने सारे डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया, यानी कि एक साथ किया, एकजुट किया। हुआ क्या था, 1970 से 1993 तक बेल्जियम में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, हार्मनी में रह सके, उनकी कंट्री में लोग पीस में रह सके। हर बार वो चेंजेस करते थे ताकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बन पाए जिसमें वो सारे लोगों के डाइवर्स कल्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से अकोमोडेट कर सकें। सेकंड क्या था कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा मिनिस्टर्स का, यानी फ्रेंच और डच के इक्वल मिनिस्टर्स आएंगे ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन अकेले ना ले सके, दोनों का उसमें मिलकर के डिसीजन हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का इक्वल मिनिस्टर्स को रख दिया। थर्ड क्या हुआ था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया। बोला कि स्टेट के पास भी खुद के राइट्स हैं अपने सिंगल हैंडेडली डिसीजन लेने के, और वो कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे हैं, नीचे नहीं है, वो भी उनके बराबर हैं और वो अपने स्टेट में बहुत बेहतरीन तरीके से जो उन्हें अपने स्टेट के लिए बेटर लगता है उस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। यानी फ्लेमिश को अलग पावर दे दी और यहाँ नीचे से किसको दे दी, दूसरा जो रीजन था आपका वेलोनिया रीजन, उधर अलग से एक गवर्नमेंट बना दी कि भाई तुम अपने लिए सेपरेटली भी डिसीजंस ले सकते हो।
ब्रुसेल में क्या किया इन्होंने, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। वो बनानी क्यों जरूरी थी बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या था, सिस्टम अलग था, वहां पे फ्रेंच लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक सेपरेट गवर्नमेंट बना देते हैं, कहाँ पे, जिनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी ब्रुसेल्स में अलग से गवर्नमेंट बनाई, वहां पे भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को बराबर बराबर कर दिया कैपिटल सिटी में। और लास्ट में था बच्चों एक तीसरी गवर्नमेंट फॉर्म करी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सबको पता है वहां पे आपके डच बोलने वाले लोग थे, फिर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, फिर जर्मन बोलने वाले लोग थे। इन लोगों की 3 अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी और इनको बोल दिया गया कि भाई डच बोलने वाले अपने सारे लैंग्वेज का संभाले, अपने कल्चर का लॉस संभाले, फ्रेंच बोलने वाले अपने कल्चर, अपने भाषा, अपनी चीज़ों के बारे में देखें, और सेम जर्मन देखें। तो इस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल उन्होंने फॉलो किया ताकि उनकी कंट्री में पीस और हार्मनी रहे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो जो आपको 2 कहानियां सुनाई, इससे तो आपको समझ ही आ गया कि पावर क्यों शेयर करनी जरूरी है। अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो आखिरी में वही हाल होगा जो किसका हुआ, श्रीलंका का हुआ, सिविल वॉर पे लोग उतर गए, उससे कोई फायदा हुआ ही नहीं, कंट्री का एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ही हुआ। तो सेम वही बात होगी यहाँ पे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो यार यहाँ पे 2 रीजंस होते हैं, एक होता है आपका प्रूडेंशियल रीजन और एक होता है आपका मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का क्या मतलब होता है, समझदारियों वाला, कि क्या एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन एक समझदार पर्सपेक्टिव से देखें तो क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों जरूरी है। प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। भाई अगर सबको बराबर बराबर पावर दे दोगे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब खुशी खुशी रहेंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स काफी हद तक आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लोग लड़ेंगे नहीं, तो जो चल रहा है पॉलिटिकली हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर हम मेजॉरिटीज को सारी पावर दे देते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, बट लॉन्ग रन में उससे जो कंट्री की यूनिटी है ना वो हैम्पर होती है, वो अंडरमाइन होती है, वो एक डिस्ट्रक्शन की तरह पूरी कंट्री को बर्बाद कर देती है जब एक मेजॉरिटी को सारी पावर दे दी जाती है, क्योंकि वो बस अपने बारे में सोचते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो एक डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो ये प्रूडेंशियल रीजंस है, 3 रीजंस। अब मॉरल रीजंस क्या है, मॉरल मतलब नेक वाले रीजंस की इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं पता तो है मॉरली क्या इसकी इंप्लीकेशंस है। सिंपल सी बात है, मॉरल रीजन पहला क्या है कि भाई पावर शेयरिंग इट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये मूल है, इसके बिना तो कोई फायदा ही नहीं है। पावर शेयर नहीं करोगे तो किस बात की डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है कि भाई जो लोग हैं, हम लोगों को उन लोगों से पूछना है, यानी कि गवर्नमेंट को लोगों से पूछना है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, वो कैसे रूल होना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट है कि हम लोगों से पूछे कि वो कैसे रूल होना चाहते हैं। तीसरा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब लोग क्या करते हैं, आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेशन के बाद एक फेयर इलेक्शन होता है और सरकार बनती है। तो वही है कि मॉरल रीजन क्या है कि पावर क्यों शेयर करनी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, एक सरकार चुन सकें जिसमें उनका भी कोई स्टेक हो, जिसमें उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। तो ये है आपके प्रूडेंशियल रीजंस और ये हैं आपके मॉरल रीजंस। अब बात करते हैं आपकी पावर शेयरिंग की, पावर शेयरिंग को कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो याद रखो यार, ये यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में आपके सेकंड चैप्टर में आने वाला है। बस अभी से बेसिक समझ लो। पहला होता है हॉरिजेंटल, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होती है। फिर होता है आपका वर्टिकल और फेडरल, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे होती है। फिर प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स, और चौथा होता है आपका अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सबसे पहला पढ़ते हैं यार हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी बच्चों जब पावर शेयरिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी पावर बड़ी है इसकी पावर छोटी है, यानी ये तीनों इक्वल है और डिफरेंट ऑर्गन्स है। यानी लेजिस्लेटिव का काम कोई दूसरा है, एग्जीक्यूटिव का काम दूसरा है, जुडिशरी का काम कोई दूसरा है। ये तीनों ही अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई किसी के सुपीरियर और कोई किसी के नीचे नहीं है, दे वर्क ऑन सेम लेवल। इस पर्टिकुलर चीज में जो लेजिस्लेटर है वो है जो लॉस को बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, आपके आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आपके पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो भी हैं जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी आपके जितने भी जजेस हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये सारे जुडिशरी होती है। अब ये ना जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उस पर नजर रखती है। सेम एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ एग्जीक्यूट कर रही है तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव उस चीज पर नजर रखते हैं। तो बेसिकली दे कीप चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर पूरी नजर बना के रखते हैं कि कोई एक बंदा ज्यादा अनलिमिटेड पावर तो एक्सेस नहीं कर रहा है या ज्यादा पावर लेकर के तो नहीं बैठा है। तो दे कीप ऑन चेकिंग ईच अदर।
तो ये होते सेम लेवल पे हैं, यानी है सेम लेवल पे बट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, लेकिन हर किसी का अपना अपना अलग रोल है। जस्ट लाइक योर बॉडी, आईज है, नोज है, सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन चल तो सब साथ में ही रहे हैं ना, ऐसा होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट होता है फेडरल वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या है, आपकी पावर 3 वर्टिकल्स में बच्चों डिवाइडेड होती है। पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो बड़ी आपकी गवर्नमेंट होती है, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, यानी सबसे ज्यादा पावर इसके पास होगी, फिर इसके पास होगी और लास्ट में इसके पास होगी। मोस्टली कंट्रीज में आपके 2 लेवल ही होते हैं, सेंट्रल फिर स्टेट। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोकल लेवल्स में भी पावर को शेयर किया गया है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें भी आपकी 2 चीजें आती है, जैसे कि छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है, और जो गांव होते हैं उसमें आपकी पंचायत आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेंट्रल के पास सबसे ज्यादा पावर, फिर स्टेट के पास थोड़ी कम, फिर लोकल के पास। इस स्ट्रक्चर को हम फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। और ये हर किसी कंट्री में नहीं होती है, हर जगह 2 ही लेवल्स है, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होते हैं आपको पता है, एक ग्रुप जो रिलीजन, लैंग्वेज या कास्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, बेल्जियम में, बेल्जियम एग्जांपल है जहां पे डच स्पीकिंग लोगों की एक अलग गवर्नमेंट बना दी, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। वैसे ही बच्चों आपका सोशल ग्रुप होता है। सोशल ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि ये क्यों बनाई जाती है सरकार, ताकि हम माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दे सके। बेल्जियम में क्यों बनाई थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि हर एक लैंग्वेज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। सेम यहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को पावर्स दे देते हैं ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल वुमेन का एक ग्रुप है, हमने बोला कि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ से वुमेन कैंडिडेट ही आएगी, तो वो होता है आपका क्या, सोशली वीक ग्रुप्स को, यानी सोशली वीकर्स ग्रुप को सोसाइटी के, जब हम क्या करते हैं स्पेशल पावर दे देते हैं, तो पावर उनके बीच में जब शेयर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल एससीज के बीच में पावर दे दी, एसटीज को पावर दे दी, ओबीसीज को पावर दे दी। क्यों, क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं और वो लेफ्ट ओवर ना फील करें, वो लेफ्ट आउट फील ना करें, सॉरी ऐसा फील ना करें कि भाई उनको एलिनेट कर दिया जाता है और कंट्री में वो सिचुएशन ना आए जो श्रीलंका में आई थी। इसीलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं, यानी कुछ कुछ सीट्स रिजर्व कर देते हैं कि यहाँ से विमेन कैंडिडेट आएगी, यहाँ से एससी कैंडिडेट आएगा। इस तरीके से उसे बोलते हैं हम सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर देना। नेक्स्ट है यार आपका पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है यार, देखो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसा होता है, अब मान लो जीतने के लिए चाहिए आपकी 5 सीट्स, लगा लो कि आपको 5 सीट्स चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हो। अब आज के डेट में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि एक पार्टी अकेले से 5 सीट्स ले ले बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को वोट बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कई बार मान लो एक पार्टी का मैक्सिमम 3 आ पाया, उसको 2 और चाहिए, तो वो 2 और पार्टीज के पास जाएगी कि देखो एक काम करते हैं, हम लोग अलायंस फॉर्म कर लेते हैं, यानी एक पार्टी को भी 1 सीट मिली, दूसरी को भी 1 सीट मिली, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो 3 1 1 यानी 5 हो जाएंगे। तो चलो भाई एक अलायंस बना लेते हैं, और वो जो अलायंस होती है, वो जो सरकार बनाती है, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे फॉर्म एन अलायंस टू मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा क्या होता है यार, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इसको पहले इंटरेस्ट ग्रुप से समझेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप यानी सारे के सारे बिजनेस लोग जो एक किसी ना किसी सेम इंटरेस्ट को बिलोंग करते हैं, जैसे कि सारे बिजनेसमैन एक जैसा इंटरेस्ट है, सारे लॉयर्स सेम इंटरेस्ट है उनका, सारे के सारे टीचर्स एक इंटरेस्ट है। तो ये लोग जब क्या करते हैं, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करते हैं, तब इनको बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। यानी सेम इंटरेस्ट के लोग, फॉर एग्जांपल सारे टीचर्स की संगठन बैठ गई कि नहीं भाई वी वांट दिस, ये हमारे में लैक है, तो वो हो गया आपका इंटरेस्ट ग्रुप। जो सारे टीचर्स हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप। लेकिन जब ये अपनी कोई सरकार से बात मनवाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके प्रेशर ग्रुप्स। लास्ट होता है आपका मूवमेंट्स यानी कि नर्मदा बचाओ, चिपकू बचाओ, चिपकू मूवमेंट हो गया। तो कई बार जब लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है तो वो मूवमेंट्स लॉन्च कर देते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ था, चिपकू मूवमेंट था, ताकि सरकार क्या करे, उस काम को वहीं पर रोक दे। तो आई होप यार आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैंने आप सबके लिए टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो जाकर के देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ऑसम एक्सप्लेनेशंस के लिए।